हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेट ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूं हमारे ईएनटी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ऑडियोमेट्रिक टेस्ट। हमने अब तक टाइप्स ऑफ हियरिंग टेस्ट पढ़े जिसमें से ट्रेडिशनल स्क्रीनिंग टेस्ट, सारे ट्यूनिंग फॉग टेस्ट खत्म कर लिए हैं कलर्ड नोट्स के साथ, जिसके बाद हमारा अगला टॉपिक आना है ऑडियोमेट्रिक टेस्ट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि ऑडियोमेट्रिक टेस्ट में टोटल 3 टाइप की ऑडियोमेट्री होती हैं। सबसे पहला प्योर टोन ऑडियोमेट्री, स्पीच ऑडियोमेट्री और इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री, जिसमें से प्योर टोन ऑडियोमेट्री और इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री आपको क्वेश्चंस में भी देखने के लिए मिल सकता है और साथ ही साथ ईएनटी के सारे डायग्नोसिस बनाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार देखने के लिए मिलता है, तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे कलर नोट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं प्योर टोन ऑडियोमेट्री, ऑडियोमेट्रिक टेस्ट। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? प्योर टोन ऑडियोमेट्री में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री होती क्या है, उसको समझेंगे और समझेंगे कि थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग क्या क्या होती है। उसके बाद हमें देखना है कि कितने टाइप के हियरिंग लॉस होते हैं, एबी गैप किसे कहते हैं। उसके बाद हमें समझना है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने के लिए मिलता है उसे समझते कैसे हैं। उसके बाद हम नॉर्मल पेशेंट में, किसी नॉर्मल पर्सन में कैसा ऑडियोग्राम देखने के लिए मिलता है ये समझेंगे। उसके बाद अलग अलग टाइप के हियरिंग लॉस के ग्राफ समझेंगे जो कि हमें कई बार क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलता है। तो कलर्ड वे में, काफी एक्सप्लेनेटरी वे में हम देखेंगे चीजों को। तो चलिए शुरू करते हैं ऑडियोमेट्रिक टेस्ट। किसी भी पेशेंट के हियरिंग की नॉर्मल रेंज और सेंसिटिविटी का मेजरमेंट ही ऑडियोमेट्री कहलाता है। ऑडियोमेट्री क्या होता है? किसी भी पेशेंट के हियरिंग की नॉर्मल रेंज और सेंसिटिविटी का मेजरमेंट ऑडियोमेट्री कहलाता है। तो उसमें जो सबसे पहला टाइप होता है वो है प्योर टोन ऑडियोमेट्री, पीटीए। तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री क्या होता है? तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री होता है प्योर टोन्स का प्रोडक्शन यूजिंग ऑडियोमीटर। मतलब ऑडियोमीटर जो कि एक डिवाइस है उसका यूज करके प्योर टोन्स का प्रोडक्शन और उन प्योर टोन्स का यूज करके किसी भी पेशेंट की नॉर्मल एसी और बीसी थ्रेशोल्ड का मेजरमेंट और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये कहलाता है प्योर टोन ऑडियोमेट्री। मैं फिर से समझा देता हूं। ऑडियोमीटर का यूज करके प्योर टोन्स प्रोड्यूस करना और उन प्योर टोन्स की हेल्प से किसी भी पेशेंट की एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड्स का मेजरमेंट और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्योर टोन ऑडियोमेट्री कहलाता है। अब एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ प्योर टोन्स। प्योर टोन्स क्या होता है? प्योर टोन्स मतलब प्योर टोन्स होने चाहिए, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड, प्योर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कोई मिक्स नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर हमें 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वो प्योर 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही प्रोड्यूस करेगा। 1050 चाहिए तो 1050 हर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होना, वो कहलाती है प्योर टोन्स। तो प्रोडक्शन ऑफ प्योर टोन्स यानी कि सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड यूजिंग एन ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर का यूज करके प्योर टोन्स का प्रोडक्शन। और क्या होता है? जो इंटेंसिटी होती है ऑडियोमीटर से, जो हम इंटेंसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं इन 5 डेसिबल स्टेप्स। मतलब 1050 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो 1055 होगा, उसके बाद इंक्रीज करेंगे तो 1060 होगा। तो 5 डेसिबल के स्टेप्स में आप उसे इंक्रीज कर सकते हो या फिर डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, क्यों प्योर टोन्स क्यों प्रोड्यूस करना है? टू गेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड्स ऑफ हियरिंग फॉर वेरियस फ्रीक्वेंसीज। मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के थ्रेशोल्ड्स का मेजरमेंट और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विद द यूज ऑफ प्योर टोन्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑडियोमीटर, इट इज नोन एज प्योर टोन ऑडियोमेट्री। ठीक है, तो अब एक बात सोचिए कि हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे सारे थ्रेशोल्ड पता चल गए। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि वो साउंड, वो मिनिमम साउंड जो कि चाहिए होता है किसी भी फ्रीक्वेंसी के साउंड पे, जिस पे पेशेंट की हियरिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब 1000 हर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी आप पेशेंट को दे रहे हो तो उसमें कितना साउंड आपको देना पड़ेगा, कितने डेसिबल ऑफ साउंड उसमें पेशेंट को नेसेसरी हो रहा है जिस पे उसकी हियरिंग स्टार्ट हो जाए, तो वो होता है थ्रेशोल्ड।
तो यहाँ पे हम एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों का थ्रेशोल्ड निकाल रहे हैं। तो अगर नॉर्मल लिमिट से अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन हो रहा है तो वो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पता चल जाएगा। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे अलग अलग तरह के हियरिंग लॉस भी पता चल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देयरफॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट हियरिंग लॉस, इससे ये भी पता चलता है कि किस टाइप का हियरिंग लॉस है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वो भी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ हियरिंग लॉस। हमें यहाँ पे हियरिंग लॉस की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का पता चलता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कि किस टाइप का है, किस डिग्री का हियरिंग लॉस है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है हियरिंग लॉस का, और अफेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है। ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं ग्राफिकल फॉर्म में प्योर टोन ऑडियोमेट्री के थ्रू। तो अब हम समझते हैं कि थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड क्या होता है। तो एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड मतलब कि मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, क्या वो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो कि पिन्ना के एडजेसेंट प्रेजेंट की जाए, जो कि एक्सटर्नल और मिडिल ईयर से कंडक्ट हो पाए। फिर से पढ़ता हूं कि मिनिमम परसीएबल, पर जो परसीव हो पाए पिन्ना से, तो मिनिमम परसीएबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रेजेंटेड एडजेसेंट टू पिन्ना फॉर कंडक्शन ऑफ साउंड थ्रू एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर। तो एसी थ्रेशोल्ड वो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो कि पिन्ना के एडजेसेंट हम प्रेजेंट करें और वो आसानी से एक्सटर्नल और मिडिल ईयर के थ्रू कंडक्ट हो पाए। तो एसी थ्रेशोल्ड क्या होता है, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो कि पिन्ना के एडजेसेंट हम प्रेजेंट करें और वो कंडक्ट हो पाए। ठीक है, वहीं बीसी बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड क्या होता है, वो मिनिमम परसीएबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है जो कि प्रेजेंट की जाए मैस्टॉइड पे। बीसी टेस्ट में हम क्या करते थे, ट्यूनिंग फॉर्क को कहाँ रखते थे, मैस्टॉइड पे। तो वो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैस्टॉइड पे प्रेजेंट की जाए जो कि डायरेक्टली स्टिमुलेट कर दे इनर ईयर को। तो बीसी थ्रेशोल्ड क्या है, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड है जो कि मैस्टॉइड पे प्रेजेंट की जाए जिससे डायरेक्ट स्टिमुलेशन हो जाए इनर ईयर का। तो एसी थ्रेशोल्ड के लिए जो हम टोन्स लेते हैं वो 125 से 8000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का लेते हैं, और बोन थ्रेशोल्ड के लिए जो हम टोन्स लेते हैं वो 250 से 4000 हर्ट्ज तक लेते हैं। तो ये बात हो गई थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग की। ठीक है, तो जो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है पीटीए के थ्रू, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑडियोग्राम। ग्राफ को हम क्या कह रहे हैं, ऑडियोग्राम। ठीक है, और डिवाइस को क्या कह रहे थे, ऑडियोमीटर। अब हम समझते हैं कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि इससे हम वेरियस फ्रीक्वेंसीज का टेस्ट कर सकते हैं। मतलब 5 डेसिबल के इंटेंसिटी में हम उसे इंक्रीज और डिक्रीज कर पा रहे थे, तो इसलिए कई सारी फ्रीक्वेंसीज पे हम पेशेंट की हियरिंग को टेस्ट कर सकते हैं। इसमें दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप का हियरिंग लॉस का असेसमेंट हो सकता है। मतलब टाइप एंड सीवियरिटी ऑफ हियरिंग लॉस इससे हम पता कर सकते हैं। तो दोनों क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल है, हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल है। प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट ऑडियोग्राम मिलते हैं, मतलब कोई पेशेंट आया, हमने उसका प्योर टोन ऑडियोमेट्री कराया, फिर हमने उसका ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट के बाद हमने उसका ऑडियोग्राम निकाला। तो यहाँ से हम उसकी हियरिंग के इम्प्रूवमेंट का कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसकी हियरिंग में कितना इम्प्रूवमेंट आया। तो कंपेयरिंग पॉसिबल है यहाँ पे। मे गिव क्लूज टू डायग्नोसिस, और जो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है इससे हम डायग्नोसिस के भी क्लूज निकाल सकते हैं। तो ये बात हो गई एडवांटेजेस की। उसके बाद डिसएडवांटेज हम देख लें तो सबसे पहला ये है कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री एक सब्जेक्टिव टेस्ट है। सब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब कि पेशेंट का कोऑपरेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो अगर यहाँ पे कोई पेशेंट मेलिंगरिंग कर रहा है, फेक कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, तो यहाँ से उसका कंक्लूजन निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि पीटीए एक सब्जेक्टिव टेस्ट है, पेशेंट का कोऑपरेशन यहाँ पे डिपेंडेबल है ये। दूसरा, कैन नॉट बी डन इन चिल्ड्रन एंड साइकी पेशेंट। अब अगर कोई चिल्ड्रन है या फिर साइकी पेशेंट है तो वो एग्जामिनर से कोऑपरेट नहीं कर पाएगा और सही रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। तीसरा ये है कि नॉट एक्यूरेट फॉर एमएलआई पर्पस।
अगर किसी भी पेशेंट की MLI बनानी है तो अगर मेलिंगरिंग सस्पेक्टेड है, अगर पेशेंट फेक कर रहा है, कोई फेक कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, तो ऐसी केस में कोई भी इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए झूठ बोल रहा है, तो इस केस में MLI नहीं बना सकती है, एक्यूरेट नहीं होगा। उसके बाद मास्किंग इज डन टू अवॉइड इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन टेस्ट ईयर ड्यूरिंग टेस्ट। तो हमने मास्किंग के बारे में अपने पुराने वीडियोस में बात करी है। मास्किंग का मतलब दूसरे जो नॉन टेस्ट ईयर है, जिसमें टेस्ट नहीं होना है, उसको हम कंटिन्यूअस साउंड देकर के बिजी रखते हैं ताकि वो हमारे फर्दर टेस्ट ईयर पे कोई असर ना कर पाए, उस पर कोई भी उसका इफेक्ट ना पड़े। तो मास्किंग करना पड़ता है नॉन टेस्ट ईयर का। तो ये भी एक डिपेंडेबल प्रोसेस है। ये सारी डिसएडवांटेजेस हो गई, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। कितने टाइप के, यहाँ पे कितनी डिग्रीज हैं हियरिंग लॉस की। तो जो नॉर्मल हियरिंग है, किसी भी नॉर्मल पेशेंट में जिसकी हियरिंग नॉर्मल है, उसकी हियरिंग 0 से लेकर के 25 डेसिबल तक स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो एक नॉर्मल पेशेंट हैं, हम और आप हैं, अगर हमारी हियरिंग नॉर्मल है तो हमें 0 से 25 डेसिबल के साउंड में हमारी हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और माइल्ड हियरिंग लॉस के केस में अगर 25 से एक ज्यादा भी हमें इंक्रीज करनी पड़ रही है साउंड की इंटेंसिटी, तो उसे माइल्ड हियरिंग लॉस के केस में रख दिया जाएगा। तो 26 से लेकर के 40 डेसिबल तक के हियरिंग लॉस को 26 से लेकर 40 डेसिबल तक के हियरिंग लॉस को माइल्ड हियरिंग लॉस कहेंगे। फिर इससे 15 प्लस कर दीजिए तो 41 से लेके 55 डेसिबल तक के हियरिंग लॉस को मॉडरेट हियरिंग लॉस कहेंगे। कितना? 26 से 40 माइल्ड, 15 प्लस कर दिया 41 से 55 मॉडरेट, और फिर से 15 प्लस कर दीजिए 55 के बाद 56 से 70, 15 प्लस करने के बाद 56 से 70 डेसिबल तक के हियरिंग लॉस को मॉडरेट सीवियर। मॉडरेट के बाद क्या आ गया? मॉडरेट सीवियर कितना हुआ? मॉडरेट से 15 प्लस 56 से 70 डेसिबल के हियरिंग लॉस को मॉडरेट सीवियर हियरिंग लॉस कहते हैं। उसके बाद 20 प्लस कर दीजिए, सीवियर हियरिंग लॉस आ जाएगा। सीवियर हियरिंग लॉस कितना होता है? 71 से 90 डेसिबल तक के हियरिंग लॉस को सीवियर हियरिंग लॉस कहते हैं। 71 से 90 डेसिबल के हियरिंग लॉस को सीवियर हियरिंग लॉस कहेंगे। और 90 से भी आगे अगर हियरिंग लॉस है, पेशेंट को 90 डेसिबल तक भी नहीं सुनाई दे रहा है, तो वो प्रोफाउंड या फिर टोटल हियरिंग लॉस के केस में ऐड होगा। प्रोफाउंड हियरिंग लॉस इसको कहते हैं। तो जो माइल्ड हियरिंग लॉस, मॉडरेट हियरिंग लॉस और मॉडरेट सीवियर हियरिंग लॉस है, इन तीनों के लिए हमें हियरिंग एड का यूज करना होता है। हियरिंग एड किस किस के लिए करते हैं? माइल्ड हियरिंग लॉस के लिए, मॉडरेट हियरिंग लॉस के लिए और मॉडरेट सीवियर हियरिंग लॉस के लिए हमें हियरिंग एड्स का यूज करना पड़ता है पेशेंट की हियरिंग को इम्प्रूव करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए। और अगर सीवियर हियरिंग लॉस है या फिर प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, टोटल हियरिंग लॉस है, तो फाइनली हमें कॉक्लियर इम्प्लांटेशन करना पड़ता है। तो इन सारी डिग्रीज के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट, फाइनल ट्रीटमेंट होता है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है एयरबोन गैप, AB गैप। तो हमने यहाँ पे AC थ्रेशोल्ड समझा, BC थ्रेशोल्ड समझा, और उसके बाद हमें यहाँ समझना है AB गैप क्या होता है। तो AB गैप होता है डिफरेंस इन हियरिंग थ्रेशोल्ड्स बिटवीन एयर कंडक्टेड साउंड एंड बोन कंडक्टेड साउंड। मतलब एयर AC थ्रेशोल्ड और BC थ्रेशोल्ड के बीच का डिफरेंस ही AB गैप कहलाता है। एयर कंडक्टेड साउंड जो भी आया पेशेंट का, जो भी AC थ्रेशोल्ड निकल करके आया और जो पेशेंट का BC थ्रेशोल्ड निकल करके आया, उन दोनों का डिफरेंस AB गैप कहलाता है। आया समझ में? AB गैप आपको सारे प्योर टोन ऑडियोमेट्रिक टेस्ट में देखने के लिए मिलेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ समझने के लिए AB गैप आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने देखा AC थ्रेशोल्ड कितना है, फिर देखा BC थ्रेशोल्ड कितना है, दोनों का कंपैरिजन किया तो वो हो जाएगा AB गैप। तो नॉर्मल पेशेंट में क्या होता है AB गैप, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के केस में AB गैप कैसा होता है, और कंडक्टिंग हियरिंग लॉस के केस में AB गैप कैसा होता है, ये हम समझेंगे। तो नॉर्मली नो या फिर मिनिमल AB गैप लेस देन 10 डेसिबल, मतलब नॉर्मल पेशेंट में या तो बिल्कुल नहीं होगा या तो बहुत ही मिनिमम AB गैप प्रेजेंट होगा, लेस देन 10 डेसिबल के बराबर। मतलब अगर AC थ्रेशोल्ड 15 है तो BC थ्रेशोल्ड 25 या फिर 24 ही होगा। तो 10 डेसिबल से भी कम का AB गैप या फिर कोई AB गैप ना होना, ये नॉर्मल पेशेंट में होता है। और इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल पेशेंट में AB गैप एब्सेंट होता है।
ये बात समझिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल पेशेंट में क्या है कि कोई एबी गैप नहीं है या फिर एबी गैप 10 डेसिबल से कम है, तो मतलब एबी गैप एब्सेंट है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के केस में ध्यान से सुनिएगा कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के केस में भी या तो कोई एबी गैप देखने के लिए नहीं मिलेगा या तो मिनिमम एबी गैप देखने के लिए मिलेगा। कितना? लेस देन 15 डेसिबल का, मतलब एसी थ्रेशोल्ड और बीसी थ्रेशोल्ड के बीच में लेस देन 15 डेसिबल का एबी गैप देखने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत ही मिनिमम एबी गैप है। तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में भी या तो कोई एबी गैप नहीं होगा या तो बहुत ही मिनिमम एबी गैप होगा लेस देन 15 डेसिबल का, तो इसे भी हम लिख देते हैं कि एबी गैप एब्सेंट। अब अगर 15 डेसिबल से भी ज्यादा एबी गैप प्रेजेंट है तो क्या होगा? एबी गैप प्रेजेंट कहलाएगा। वो होता है कंडक्टिंग हियरिंग लॉस के केस में। तो बताइए एबी गैप कब प्रेजेंट होता है? नॉर्मल पेशेंट में, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के केस में कि कंडक्टिंग हियरिंग लॉस के केस में? जी हाँ, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस के केस में एबी गैप प्रेजेंट होगा। वो भी कब? जब वो 15 डेसिबल से ज्यादा हो। 15 डेसिबल के डिफरेंस एसी थ्रेशोल्ड और बीसी थ्रेशोल्ड के बीच में जब 15 डेसिबल का डिफरेंस होगा तो एबी गैप प्रेजेंट कहलाएगा। वो देखा जाता है कंडक्टिंग हियरिंग लॉस के केस में। मतलब हमने एक ग्राफ देखा, ग्राफ में हमने ये पाया कि एसी थ्रेशोल्ड और बीसी थ्रेशोल्ड के बीच में 15 डेसिबल से ज्यादा डिफरेंस है, तो कौन सा हियरिंग लॉस होगा? कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्यों नहीं है एबी गैप? क्योंकि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में एयर थ्रेशोल्ड और बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड दोनों इंक्रीज कर जाते हैं। मतलब यहां पे एसी थ्रेशोल्ड भी राइज करेगा और बीसी थ्रेशोल्ड भी राइज करेगा, तो जब दोनों राइज कर रहे हैं तो ज्यादा दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं हो पाता। लेकिन कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में क्या होता है कि बोन कंडक्शन तो नॉर्मल है, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है ना, मतलब एयर कंडक्शन डिफेक्टेड है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोन कंडक्शन नॉर्मल है लेकिन एयर कंडक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। मतलब अब आपको एयर कंडक्शन के थ्रू ज्यादा आपको साउंड देना पड़ेगा, तब जाके पेशेंट को सुनाई देगा, तो उसका एसी थ्रेशोल्ड यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल है, एक इंक्रीज है, तो इसकी वजह से एबी गैप ग्रेटर देन 15 डेसिबल हो जाता है। और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में हम दोनों लेते हैं, एयर कंडक्शन भी लेते हैं, बोन कंडक्शन भी लेते हैं, तो दोनों में डिफेक्ट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे दोनों का थ्रेशोल्ड इंक्रीज होता है और यहाँ पे कोई भी या फिर मिनिमम एयर बेबी गैप देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे देख लेते हैं जो कि हम आगे अलग से भी लेकर के आएंगे। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के केस में लॉस ऑफ ग्रेटर देन 60 डेसिबल ऑफ साउंड होता है। मतलब यहाँ पे जो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है वो ग्रेटर देन 60 डेसिबल है। और कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में लॉस ऑफ लेस देन 60 डेसिबल ऑफ साउंड हो रहा है। तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में मोर देन 60 डेसिबल का हियरिंग लॉस होता है और कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में लेस देन 60 डेसिबल ऑफ हियरिंग लॉस होता है, पहला डिफरेंस। और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में मोस्टली हायर फ्रीक्वेंसीज आर अफेक्टेड। फिर से सुनिए कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में ग्रेटर देन 60 डेसिबल का हियरिंग लॉस होगा और मोस्टली हायर फ्रीक्वेंसीज अफेक्टेड होंगी। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में लेस देन 60 डेसिबल का हियरिंग लॉस होगा और मोस्टली लोअर फ्रीक्वेंसीज अफेक्टेड होंगी। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है। एक फाइनल रिजल्ट ये है कि अगर बोन कंडक्शन नॉर्मल है और एबी गैप प्रेजेंट है, क्या? अगर बोन कंडक्शन नॉर्मल है मतलब बोन कंडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एबी गैप प्रेजेंट है, तो एबी गैप कब प्रेजेंट होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस के केस में। लेकिन कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में एबी भी नॉर्मल होता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर बोन कंडक्शन नॉर्मल है तो क्या हो सकता है? कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। और इसका कंफर्मेशन कैसे होता है? एबी गैप प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर एबी गैप प्रेजेंट है और बोन कंडक्शन भी डिफेक्टिव है, मतलब बोन कंडक्शन भी डिफेक्टिव है और एयर कंडक्शन भी डिफेक्टिव है, एबी गैप प्रेजेंट है, तो वो कब देखने के लिए मिलेगा? मिक्स्ड हियरिंग लॉस के केस में। मिक्स्ड हियरिंग लॉस का मतलब एयर कंडक्शन भी डिफेक्टिव है, बोन कंडक्शन भी डिफेक्टिव है और एबी गैप प्रेजेंट है, तो वो मिक्स्ड हियरिंग लॉस होगा। मतलब सेंसरी न्यूरल भी है और कंडक्टिंग हियरिंग लॉस भी है।
लेकिन अगर बोन कंडक्शन नॉर्मल है तो सिर्फ कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होगा। इसे हम और अच्छे से अभी समझने वाले हैं ग्राफ पढ़कर। ग्राफ में हम देखेंगे कि कैसे ये नॉर्मल होता है, कैसे डिफेक्टिव होता है, AB गैप कैसे होता है। तो आइए हम समझते हैं ग्राफ के थ्रू।